नेल्सन मंडेला का। डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गोट बैक अप अगेन। आप मेरी सफलता को मुझसे जज मत करिए। ये कह रहे हैं कि जो मेरी सफलता जो है उसको आप मुझसे जज मत करिए। अगर आपको जज करना ही है तो जज करिए कि कितने हाउ मेनी टाइम्स, कितने ही टाइम मैं गिरा। ऑन एंड, और जब गिरा तो मैंने कितने ही टाइम गोट पे किया, वापस उठा और आगे बढ़ा। इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप किसी को जज करते हो कि ये इसको ऐसे ही सफलता मिल गई, देखिए सफलता ऐसे कभी नहीं मिलती है। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। एक झोपड़ी में पढ़ने वाला और एक महलों में पढ़ने वाला दोनों ही टॉप कर सकते हैं अगर संघर्ष की बात होगी। महलों में रहने वाला भी नीचे से टॉप करेगा अगर वह संघर्ष नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, जो इमेज लेकर आया हूँ, इस इमेज से क्वेश्चन आते ही हैं। इस इमेज से क्वेश्चन आपको मिलान वाले दे देगा, इसको मिलाइए, कौन सा चित्र किसके लिए। तो वीडियो सेल का जो चित्र होता है ये होता है। बैटरी जो संयोजन होता है समांतर क्रम में पैरेलल में ये होता है। खुली पूंजी स्विच में ये होता है। प्लग कुंजी में ये होता है। देखिए जब हम स्विच को चालू करते हैं तो उसको बंद बोला जाता है और बंद में ये पॉइंट भी लगाया जाता है। बाकी खुली है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा। तार की संधि को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। बिना तार क्रोसिंग की बात आएगी तब उसको इस चिन्ह से करेंगे। विद्युत बल्ब का साइन ये होता है, प्रतिरोध का साइन ये होता है, प्रतिवर्ती धारा निर्धारक का साइन ये दोनों हो सकते हैं, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीटर का ये होता है, वोल्ट मीटर का ये होता है। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये हमारी कोई चुंबक है जिसमें यह नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मेट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। बिल्कुल सर, परिमाण होता है, दिशा भी होती है इसकी। चुंबकीय क्षेत्र देखिए चुंबकीय जो रेखाएं होती है वो एन से एस पोल की तरफ जाती है, एन से एस पोल की तरफ जाती है। एन से एस पोल की तरफ जाती है तो दोनों ही हमारे आर्गुमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? देखिए हमारे शरीर का एक तो मस्तिष्क और एक होता है हृदय। 1 और 3 सही आंसर होगा, लेकिन क्यों सर? देखिए 2 अंग ऐसे हैं मस्तिष्क और हृदय जिनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जब भी हम एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो जब इनमें चुंबकीय क्षेत्र रहता है तभी हमें इनका जो एक्सरे है वो दे दिया जाता है। वरना हम लकड़ी देख लो, लकड़ी की एमआरआई कराएंगे तो अंदर कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ये कोई तार है दोस्तों, ये कोई तार है, इसमें हमने आई धारा दे दी। तो जब दे दी तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो इस तरीके से बनेगा, इस डायरेक्शन। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। जी ये लंबवत कहाँ पे है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है। नहीं जी, समांतर कहाँ पे है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है जिनका उधर तार से होता है। नहीं, विद्युत क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र क्या होता है? तार होता है। अर्थात ये तार के क्या हो रही है? तार इनके केंद्र में है और ये साइडों में क्या कर रही है? एक पर्टिकुलर पाथ में क्या कर रही है? चक्कर कर रही है पर्टिकुलर डिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए हुए विद्युत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो B बराबर μ0/4 I dl अपॉन में R। तो यहाँ से जब I बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो पहले करवा दिया है वही क्वेश्चन है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने व्यक्त किया था? सबसे पहले ओरेस्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में बहती विद्युत धाराएं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति का सूत्र क्या होता है सर? P बराबर VI होता है। अब P बराबर V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। तो I² RV होता है और P बराबर V² अपॉन RV होता है। सूत्र आपको याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। तो जब विभवांतर को और धारा को दोगुना कर देंगे, इसको भी दोगुना कर देंगे, इसको भी दोगुना कर देंगे, तो ये 4 गुना हो जाएगी मेरे दोस्तों, समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है? बल्बों में एक नाइट्रोजन भरी रहती है, एक ऑर्गन भरी रहती है। 1 और 3 सही आंसर होगा। क्यों सर? देखिए बल्बों के अंदर इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हाइड्रोजन में आप पता है H होता है जिसमें एक प्रकार से जल भी होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें जल नहीं होता है। हीलियम की बात करें तो इसमें भी कुछ हाइड्रोजन का पार्ट होता है और हाइड्रोजन से कभी ये जलेगी ही नहीं। अक्रिय और नाइट्रोजन गैस इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये आपस में क्रिया नहीं करती है और जब ये आपस में क्रिया नहीं करती है तो जो टंगस्टन का बना हुआ जो आपका तंतु है वो सेफ रहता है, फ्यूज नहीं होता है। यही कारण है। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? देखिए घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में होता है। क्यों सर इस क्रम में क्यों होता है? तो इस क्रम में इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर हम समांतर क्रम में लगाएंगे तो जो हमारा जो आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो प्रत्येक सर्किट में होगा, प्रत्येक सर्किट में होगा। समझे नहीं सर? ठीक है समझाते हैं। देखो अगर ये हमारा घर का मेन स्विच है जहाँ से लाइट आ रही है,
एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। विभवांतर समांतर क्रम में सेम रहता है, लेकिन जब धारा जाएगी तो धारा ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। सर अगर ये सर्किट खराब हो गया तो धारा ऊपर वाले सर्किट में चली जाएगी, लेकिन श्रेणी क्रम में लगा देंगे सर तो काम उल्टा हो जाएगा। कैसे? सर अगर ये हमारा बल्ब ख़राब हो गया तो लाइट आगे जा ही नहीं पाएगी, ये बल्ब ही नहीं झुकेगा। तो इसी से बचने के लिए हम समांतर पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, यही मेन कारण है। नेक्स्ट अभी देखिए, हमारे पास लिखने के लिए पेन भी नहीं है जो, और नहीं बड़ी स्क्रीन है, तो इस तरीके से ही लिख पा रहे हैं। विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि का निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अपव्यय धातुओं से कम होती है। देखिए सही बात यह है कि जो भी मिश्र धातुओं का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? सर हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं जब हम कोई भी इस्त्री बनाते हैं, हम हीटर बनाते हैं, हम सर टोस्टर बनाते हैं, तब हम मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। सर हम मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है सर वो ज़्यादा होती है, और सर ये जब जलाए जाते हैं तो ये पिघलते नहीं हैं, क्योंकि ये सर प्रतिरोध को बहुत ज़्यादा सहन कर सकते हैं। एल्युमिनियम को लगा देंगे सर वो एक टेम्परेचर पर पिघलने लग जाएगा, तो उसको नहीं लगाते हैं, किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसी से बचने के लिए विद्युत इस्त्री और टोस्टर में हम नाइक्रोम जैसे तारों का उपयोग करते हैं, जो कि क्या है, एक मिश्र धातु है, जो कि एक एलॉय है। तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विद्युत बल्बों के तंतुओं को किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एनडीए में, तो ऐसे ही, और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, प्रतिरोध का सूत्र बता दो सर। सर प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो एल बाई ए। ये एरिया है सर, ये लंबाई है सर, और ये प्रतिरोधकता है सर। तो चालक की लंबाई पर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। V प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाएगा तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया तो V अपॉन R क्या हो गया, I हो गया। इसका मतलब प्रतिरोध को दोगुना कर रहे हो तो धारा क्या हो रही है, आधी हो रही है मेरे दोस्तों, आधी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। समानता पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, R कांस्टेंट आएगा तो RI। ओम्स लॉ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैटरी अथवा सेलों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो बैटरी में देखिए रासायनिक ऊर्जा होती है, बैटरी में रासायनिक एनर्जी करता है सेव, और एग्जिट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बस रासायनिक ऊर्जा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विद्युत आवेश, देखिए विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर। तो ओनली 3 सही होगा, 3 सही होगा तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश के अंदर कितना कार्य किया जाता है? तो हमें पता है
वी बराबर क्या होता है सर, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, क्यों आवेश से डब्ल्यू कार्य है। तो जो डब्ल्यू होगा सर वो वी इंटू क्यू होगा। सर वी है 12, आवेश है 2, तो 24 जूल जो सर वो कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संचालित है। यदि बल्ब में 0.5 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो बल्ब की शक्ति के लिए हमें देखते हैं कि P बराबर वी आई होता है, फॉर्मूला लिखाया हुआ है। तो V देख रहा है 220 और 0.5 यानी कि 5/10 110 जो किलोवाट जो होगी वो हमारी शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए पदार्थ की किसी लंबाई में का ए मोटाई ये तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 था, मोटाई 2 है। R1 आपको 4 ओम दिया है और जो R2 है वो पूछ रहा है, तो रो L/A का फॉर्मूला लगाना है। लंबाई 2 कर रहा है तो ये 2 हो गया और मोटाई 2 दे रखा है तो इसलिए पाई आर लगाना, एक की जगह पाई आर लिख देते हैं। तो जो मोटाई 2 है इसका मतलब R का मान 2 है और R का मान 2 है, तो फिर वहीं R1 इक्वल्स टू R2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित होने वाली आवेश की गणना क्या होगी। हम सब जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन T होता है। प्रति एकांक समय में होने वाले आवेशों की दर क्या कहलाती है, एम्पियर। हमें आवेश पूछ रहा है तो जो आवेश होगा वो I गुणा T होगा। T कितना है 10 मिनट, इसको सेकंड में बदलेंगे 60। I का मान 0.5 दिया, 5/10, 10 से 10 गया 5। ये फाइनल आंसर आया है 360 जो क्या होगा, गुलाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। 40 किलोवाट अनुमत कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है। 3 रुपये पर किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों 400 जो किलोवाट है वो 400 वाट जो है वो पर डे चलती है और वो पर डे 8 घंटे ही चलाई जाती है, 8 आवर। हमें अब 30 दिन तक चलाना है, तो 30 दिन तक चलाना है तो 8 को 30 से इंटू करेंगे। 8 को जब 30 से इंटू करते हैं तो ये आता है 240 और 240 जो घंटे हैं उतनी 400 को अगर 240 से इंटू कर दें तो आप कहेंगे 96,000 आ गए। 96,000 हमारा क्या आया, वाट आया, यानी कि हम 96 किलो वाट कर सकते हैं। ये 96 किलो वाट क्योंकि 10 की घात 3 हो गया तो किलो में बदल गया। और इसका 3 रुपये के परिश्रम से देखेंगे तो हम बता दें आपको कि जो 96 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 वाट लगी 298 रुपये आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कैसी लगी आपको आज इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ। देखिए अभी पेन भी सही नहीं है, स्क्रीन भी बड़ी नहीं है, तो इसी तरीके से हम समझा पाते हैं। लेकिन जब हमारे पास में बोर्ड बड़ा होगा, जब पेन बड़ा होगा तो हम प्रैक्टिकली करके भी समझाएंगे और टाइम भी इतना नहीं मिल पाता है। आपका सपोर्ट बना रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा हम अच्छा ही करते हैं। ऑल द बेस्ट। और इन यही क्वेश्चन आने वाले हैं, एनडीए है तो यही आएंगे। इससे अपर लेवल के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। एग्जाम में बैठने के बाद में ये नहीं होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। 25 का टारगेट रहेगा जो मैं ओके करवा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।